Hello student, myself Nafis Sharman. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में जो हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बाद हम जो कराएंगे उसमें ये सब यूज होने वाला है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ये सब होगा तो हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले पॉइंट जो है हमारे पास लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ESI पेबल आर लायबिलिटी। अगर तुम्हारे बैलेंस शीट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ESI के नाम से अगर कुछ गिवन है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तब उसका हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे। तो अगर ये बैलेंस शीट में दिख रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते, PL डिस्ट्रीब्यूट करते, उसी तरीके से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक फर्म की लायबिलिटी होती है, इस वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ESI पेबल आर लायबिलिटी ऑफ द फर्म, ये जो होता है वो फर्म की लायबिलिटी होता है। हेंस दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर, और इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। अब जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब इसकी जनरल एंट्री जो बनेगी, इफ द फर्म, ठीक है, तो इसकी पहले इसकी बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो अगर इसको हमको दिखाना है तो जैसे तुम्हारा बैलेंस शीट में दिख रहा है पहले से, वैसे ही इसको हम कॉपी कर देते हैं बैलेंस शीट में। तो इसकी जनरल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे हम लोग जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करते थे, उस तरीके से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एज इट इज कॉपी कर देंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिख रहा है तो, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ESI पेबल लिखा हो तो ये फर्म की लायबिलिटी होती है, और इसको हम बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट है, इफ द फर्म एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अगर कोई फर्म का एसेट्स है, अगर कोई फर्म का एसेट्स है और पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, मतलब पार्टनर्स ले रहा है फर्म का एसेट, उस केस में जनरल एंट्री जो बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब टू एसेट क्यों करेंगे, टू एसेट यहां पे जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो फर्म की अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। तो फर्म के पास से क्या होता है, एसेट्स जा रहा होता है। तो क्लास 11th में रियल आपने पढ़ा था, जो चीज जा रहा होता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो आ रहा होता है डेबिट। अब फर्म से एसेट्स जाता है तो टू एसेट किसके पास जा रहा है, जिस पार्टनर ने टेकन किया है फर्म का एसेट, उस पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, और टू एसेट। तो जैसे ABC 3 पार्टनर्स हैं और A ने फर्म का एसेट टेक ओवर किया, तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो याद रखना, अगर कोई पार्टनर्स फर्म का एसेट्स टेक ओवर करता है तब उसकी एंट्री जो बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दूसरा, इफ द फर्म लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अगर कोई फर्म की लायबिलिटी है और पार्टनर्स टेक ओवर करता है, उस केस में भी जो जनरल एंट्री बनेगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो याद रखना है कि अगर एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे टू एसेट, लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर एक पॉइंट और है, एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब जो कंडीशन है, अब कंडीशन क्या, जो जैसे दो पार्टनर से तीसरा पार्टनर आ गया तो कंडीशन में चेंज हो रहा है, मतलब रूल रेगुलेशन में चेंज हो रहा है। तो अगर कुछ टर्म एंड कंडीशन में, फर्म की टर्म एंड कंडीशन में कुछ चेंज होता है तो उसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। अब रिकंस्टिट्यूशन जैसे AB 2 पार्टनर्स थे, C आ गया तो इसमें PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब फर्म जब रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, उस केस में
किस किस टाइप के एक्सपेंसेस, अगर रिकंस्ट्रक्शन में कुछ एक्सपेंसेस होता है और पार्टनर पे करता है तब उस केस में क्या एंट्री बनेगी। तो व्हेन रेम्युनरेशन इज पेड टू अ पार्टनर, अगर रिकंस्टिट्यूशन में जो भी रेम्युनरेशन हुआ वो पेड कर रहा है पार्टनर, तब जो जर्नल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो याद रखना, अगर कोई रेम्युनरेशन है और पार्टनर्स पे कर रहा है तो एंट्री जो बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखेंगे। फिर अगर कोई एक्सपेंसेस है बॉर्न कर रहा है पार्टनर, याद रखना बॉर्न करता है पार्टनर और पे कर रहा है फर्म। अगर बॉर्न पार्टनर्स कर रहा है और पे फर्म कर रहा है तब जो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री में फर्क है। यहां पे अगर पार्टनर्स पे करता है तो पार्टनर्स जब पे करेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बॉर्न पार्टनर्स करता है और पे फर्म करता है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट लिखेंगे। तीसरा, व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म। अब जो एक्सपेंस हुआ वो पे फर्म ने किया, जब फर्म ने किया तब एंट्री वही होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फर्म पे करता है तो टू कैश या बैंक। अगर पार्टनर्स पे करता है तो उस पार्टनर्स का नाम टू पार्टनर्स लिखेंगे। और तीसरा इस टाइप का मैंने बताया, अगर बॉर्न पार्टनर्स करता है और पे फर्म करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी जस्ट हम कराएंगे, या आगे मतलब कुछ पहले जर्नल एंट्री वाला मैं करवाऊंगा फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो इन सब का वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दिख रहा है तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इस वजह से हमने पहले इसको नोट करा दिया है। अब इसको याद रखना, अभी जो हम क्वेश्चन कराएंगे उस पॉइंट में इस सबको जरूरत पड़ेगी, तो इसको नोट करो फिर क्वेश्चन एक कराते प्रैक्टिकल। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब पहला लिखा हुआ है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू 54,000। यहां पे लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू का मतलब पहले समझ लो कि बुक वैल्यू किसको बोलते हैं। बुक वैल्यू का मतलब अगर बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है 54,000, ठीक, ये बैलेंस शीट, इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 54,000 और स्टॉक को मैंने क्या किया 10% से उसको कम दिखाया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि स्टॉक को 10% से कम दिखाया, तो हम ये जो स्टॉक दिखाए हैं वो 10% से कम दिखाए हैं, तो इसका मतलब ये 90% के बराबर है, टोटल 100% है, ठीक। और जो ये स्टॉक है वो किसके बराबर है 90% के बराबर 54,000। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि यहां पे लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू 54,000 और स्टॉक को जो मैंने यहां दिखाया था उसको 10% से कम दिखाया था, वो मैं नहीं बोला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक को 10% से कम दिखाया गया था। तो अगर हम इसको देखें तो ये 90% के बराबर है। जब ये 54,000 है तो ये 10% कम से है, तो इसका मतलब ये 90% के बराबर है 54,000, क्योंकि जो ये 54 दिख रहा है तुम्हारी बुक में ये 10% कम है। तो आप इसको ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो 54,000 है ये 90% के बराबर है, तो हमको सबसे पहले 100% बनाना है। तब इस केस में हम लोग ऐसे करते हैं, अगर स्टॉक 54,000 है
और इसको हमको बनाना 100%, तो इसको हम रखेंगे ऊपर और डिवाइडेड बाई 90। ये जो 54 है किसके बराबर है? 90% के बराबर। तब 100% बनाना है हमको, तो 100% जो वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 6 जा, अब ऊपर कितने जीरो? 3 जीरो और इंटू 10, तो ये जो निकलेगा एक्चुअल वैल्यू वो 60,000। मतलब हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में 60,000 से दिखाना था और मैंने दिखाया कितने से? 54,000 से। मतलब 6,000 रुपए से मैंने स्टॉक को डिक्रीज कर दिया। तो अब क्या करेंगे, स्टॉक को 6,000 से हम लोग बढ़ा देंगे। तो याद रखना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू 54,000, तो इसका मतलब यहां पे जो बुक वैल्यू दिख रही है वो 90% के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 100% बनाना है। तो 100% बनाने के लिए 100 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड 90 और इसको कट करेंगे, तो ये जो निकल के आएगा 60,000। तो हमको दिखाना था 60,000 से और हमने दिखाया 54,000 से। तो कितने अमाउंट से मैंने कम दिखाया? 6,000 से। अब 6,000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। अब स्टॉक को जब हम बढ़ाएंगे तो उसकी जो जर्नल एंट्री पास होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, $6,000। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू ₹5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। अब ये बैलेंस शीट में जो लैंड एंड बिल्डिंग दिख रही है वो 4 लाख से दिख रही है। ठीक, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू ₹5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। तो बुक वैल्यू आपकी लैंड की 4 लाख दिख रहा है बैलेंस शीट में, अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया? 5 लाख रुपए। मतलब यहां लिखा हुआ है इंक्रीज टू ₹5 लाख। तो 2 का मतलब जैसे ये लिखा हो इंक्रीज्ड टू, जैसे यहां 4 लाख है, 4 लाख इंक्रीज टू 5 लाख, तो कितने से इंक्रीज हुआ? 1 लाख से। तो पहले ये 4 लाख से लैंड एंड बिल्डिंग दिख रही थी, अब वो इंक्रीज होकर कितना हो गया? 5 लाख रुपए हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुआ? 5 लाख से, 1 लाख से। तो 1 लाख से अगर एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स को डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का वो 1 लाख से। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू 4 लाख थी और वो 4 लाख से कितना हो गया? 5 लाख। तो कितने अमाउंट से वो इंक्रीज हुआ? 1 लाख से। तो सबसे पहले जब एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 1 लाख अमाउंट से। पहला, दूसरा हो गया। तीसरा लिखा हुआ है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक को जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है वो 10% से ज्यादा दिखाया है। जैसे ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में स्टॉक मैंने दिखाया कितने से? 66,000 से। अब ये जो 66,000 से मैंने दिखाया है वो 10% ज्यादा दिखाया है। अब 10% ज्यादा दिखाया, इसका मतलब टोटल कितने परसेंट? 100% होता है। 100 में हमने 10% ज्यादा दिखाया, इसका मतलब 110% मैंने दिखाया।
क्या हमको दिखाना था कुछ और इसको मैंने दिखा दिया 10% ज्यादा करके, तो इसमें 10% ज्यादा है। मैंने क्या किया कि वो वाले में क्या था कि 10% कम, हम टोटल 100% ही लेंगे हर में। अगर 10% कम हो रहा है तो इसका मतलब 90, 20% कम हो रहा है तो 80% के बराबर हो गया। तो बुक वैल्यू जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगी तो हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे। अब यहां पे ओवर वैल्यूड लिखा है तो टोटल कितना परसेंट होता है 100%। अब 100% होता है और यहां लिखा हुआ है कि जो स्टॉक है उसको हमने ओवर वैल्यूड किया 10%, तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है वो 110% के बराबर दिख रहा है। जो हमारा 66,000 है वो 110% के बराबर है। अगर यहां अंडर वैल्यूड होता तो ये जो है वो 90% के बराबर होता। तो ये पॉइंट याद रखना। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, तो जो भी अमाउंट है उसको आप अज्यूम करना जितना भी परसेंट होगा, 10% है तो 90% के बराबर, 20% है तो 80% के बराबर, 30% है तो 70% के बराबर। मतलब जो 30% कम करके दिखाया तो इसका मतलब ये 70% के बराबर है। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड करके दिखाया, कितने परसेंट से, 10% से। तो ये जो स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है वो 110% के बराबर है। तो हमको इसको क्या बनाना है, 100% के बराबर बनाना है। जो हमको दिखाना है वो 100% के बराबर यहां पे दिखाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 66,000, जो निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। जैसे हमको 100% बनाना है तो 100% ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड 110, क्योंकि ये कितने के बराबर है, 110% के बराबर है। अब 0 0 कैंसिल, 11 1 जा 11 6 जा, तो ये जो आया 60,000। अब हमको स्टॉक जो यहां पे दिखाना था वो 60,000 से मुझे दिखाना था और मैंने क्या किया, उसको 66,000 से दिखा दिया। इसका मतलब हमने स्टॉक को 6,000 रुपए से ज्यादा दिखा दिया। अब क्या करेंगे, स्टॉक को अगर 6,000 से ज्यादा दिखा दिया तो 6,000 से आपको स्टॉक कम करना पड़ेगा। अगर आपने कम दिखाया तो आपको उतने से बढ़ाना पड़ेगा। तो कम दिखाया तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा दिखाया तो उसको कम करना पड़ेगा। तो स्टॉक को हम लोग 6,000 रुपए से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो तीसरा, अगर 6 कम करते हैं तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना अमाउंट, 6,000। ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि यहां थोड़ा कंफ्यूजन है। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और फिर कराएंगे। ये देखो 4 नंबर, सेम उसी तरीके से है। यहां भी लिखा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू ₹5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। सेम वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय, यहां पे जो लिखा हुआ था वो 2 लिखा हुआ था। अब यहां पे जो लिखा हुआ है वो बाय लिखा हुआ है, याद रखना। यहां पे इंक्रीज बाय 5 लाख और यहां इंक्रीज टू, ठीक है। अब वहां पे हमने क्या बताया था, वहां पे मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है और लैंड एंड बिल्डिंग जो दिख रही है वह 4 लाख से, और 4 लाख से वो कितना हो गया, इंक्रीज टू ₹5 लाख। तो वहां पे मैंने 1 लाख रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाया था क्योंकि यहां जो लिखा था इंक्रीज टू ₹5 लाख, तो इसका मतलब यहां 4 लाख का था, अब उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई, तो 1 लाख रुपए से बढ़ गया। अब ये वाले में क्या फर्क है, यहां लिखा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख, तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू लिखा 4 लाख। अब यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो इंक्रीज हुआ है वो 5 लाख से इंक्रीज हुआ है। ये गलती नहीं करना,
टू और बाई का ध्यान रखना। अगर यहां लिखा है इंक्रीज बाई 5 लाख, तो यहां पे जो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है वो 5 लाख रुपए से इंक्रीज हुआ है। और यहां पे जो लिखा था इज टू बी इंक्रीज टू ₹5, तो टू और बाई का अच्छे से ध्यान रखना। यहां पे जो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाए हैं वो 1 लाख रुपए से बढ़ाए हैं, और यहां पे जो हमको बढ़ाना है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाना है। तो इंक्रीज्ड बाय का मतलब 5 लाख से हमारा जो एसेट्स बढ़ा है वो हम यहां पे 5 लाख से दिखाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख। तो ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और सेकेंड पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। ये कितनी बार पूछा भी गया है पेपर में और गलती हो जाता है, क्योंकि यहां भी जितना 1 लाख रुपए से बढ़ा है यहां भी वही कर देते हैं, 1 लाख से ही बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल और लेके समझा दे रहे हैं, 4 to 5 लिखा है, तो यहां पे 4 से 5 हुआ, तो ये कितने से बढ़ा? 1 से। अगर यहां पे लिख दिया जाए इंक्रीज्ड बाय 5, तो यहां पे जो बढ़ा है वो 5 रुपए से इंक्रीज हुआ है, तो बाय का मतलब उतने अमाउंट से ही बढ़ा है। तो ये याद रखना, 4 to 5 का मतलब 4 से 5 हुआ, तो इसका मतलब 1 से बढ़ा, और इंक्रीज्ड बाय 5 तो इसका मतलब 5 से इंक्रीज हुआ। अब पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट लिखा हुआ, अ डेटर हुज ड्यू ₹40,000 वॉज रिटेन ऑफ। एक डेटर था जिसको हम लोग ने राइट ऑफ कर लिया था, और हम लोग अज्यूम कर लिए थे कि ये क्या हो गया, बैड डेट हो गया। एक डेटर था 40,000 रुपए का, रिटेन ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर में उसको अज्यूम कर लिया था कि ये पैसा अब मुझे नहीं मिलेगा, मैंने इसको बैड डेट मान लिया था। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि पेड ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। अब वो क्या कर रहा है डेटर्स, दो 40,000 रुपए का डेटर्स था, हमने प्रीवियस ईयर में उसको अज्यूम कर लिया था कि ये अब पैसा नहीं मिलेगा हमको, लेकिन ये पैसा मुझे मिल गया। वो अच्छा इंसान रहा होगा, इस वजह से वो 30,000 वो सेटलमेंट कर रहा है कि 40,000 रुपए तुमको देना था, इसको सेटलमेंट हम कर रहे हैं, आपको हम 30,000 रुपए अगर हम दे दे तो इसका फुल सेटलमेंट कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है वो कर लेगा, क्योंकि हमने पहले से ही वो अज्यूम कर लिया था कि वो पैसा नहीं मिल रहा है, अब वो 30,000 में सेटलमेंट कर रहा है, तो हम मान लिए। तो ठीक है, 40,000 मैंने उसको प्रीवियस ईयर में बैड डेट माना था, अब वो मुझे 30,000 में बोल रहा है कि इसको सेटलमेंट कर लो। तब इसकी क्या एंट्री बनेगी? अब कोई जो बैड डेट है, जो प्रीवियस ईयर में हमने उसको मान लिया था कि वो अब पैसा नहीं मिलेगा, अब बाय द वे वो पैसा क्या हो रहा है, मुझे रिसीव हो रहा है। तब इसकी एंट्री जो बनती है, जब पैसा मुझे रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। अब यहां पे जो मैंने प्रीवियस ईयर में बैड डेट माना था वही बैड डेट मुझे रिसीव हो रहा है, तो अब यहां पे हम क्या यूज करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री, पहले एंट्री हम पास कर लेते हैं जो अमाउंट रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड। क्योंकि 40,000 रुपए हमने उसको अज्यूम किया था कि ये पैसा मुझे अब नहीं मिलेगा, मैंने उसको बैड डेट मान लिया था। अब वही अमाउंट हमको फुल सेटलमेंट में 30,000 रुपए में मिल रहा है, 40,000 रुपए मैंने बैड डेट माना था, उसने फुल सेटलमेंट 30,000 में कर रहा है, तो हमको 30,000 रुपए रिसीव हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट से, 30,000 से दिखाएंगे।
10,000 की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो हमारा लॉस हो गया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं, क्योंकि 40,000 रुपए उसको देना था और मुझे वो कितना दे रहा है, 30,000 का वो बोल रहा है फुल सेटलमेंट कर दो। तो हमको जितना रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, हम उसको प्रीवियस में बैड डेट माना था, अब वही बैड डेट मुझे रिकवर हो रहा है, तो बैड डेट रिकवर अकाउंट 30,000। क्या ये रिवॉल्यूशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो जब हम लोग रिवॉल्यूशन पे दिखाएंगे तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो इसकी दो एंट्री पास होगी, पहली और दूसरी। दूसरा जो होगा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 30,000 रुपए से। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। A debtor who is due rupees 40,000 was written off as bad debt last year, मैंने लास्ट ईयर में उसको बैड डेट मान लिया था, paid in rupees 30,000 in full settlement, अब वो 30,000 रुपए से फुल सेटलमेंट कर रहा है, तो इसकी दो एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिफ्थ हो गया। अब 6 पॉइंट पे आते हैं। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटेन ऑफ, सेम थोड़ा मिलता जुलता है। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटेन ऑफ एज बैड डेट, एक कस्टमर था जो उसको मैंने अज्यूम कर लिया था कि वो बैड डेट हो गया, ठीक। अब यहां लिखा हुआ है हैज प्रॉमिस टू पे ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹25,000। एक कस्टमर था जिससे मुझे उससे लेना था पैसा 25,000 रुपए। अब वो कुछ दिन के बाद आया, बोल रहा है कि हम इसको, जो हम 25,000 रुपए देने वाले थे आपको, वो 15,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा कुछ दिनों के बाद, प्रॉमिस करके गया। अब यहां पे प्रॉमिस किया है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पे जो कस्टमर आया है, प्रॉमिस किया है, वो सिर्फ प्रॉमिस करके गया है, ना कि वो पेमेंट किया है भी। सिर्फ ये बोला है कि हम जो तुम्हारा 25,000 रुपए बाकी थे, अब मैं कुछ दिन के बाद उसको 15,000 में फुल सेटलमेंट कर देंगे, ये प्रॉमिस करके गया। तो प्रॉमिस में हम लोग इसकी एंट्री कैश से नहीं दिखाएंगे, याद रखना। प्रॉमिस में मुझे कैश नहीं मिलता है, प्रॉमिस में हमारा डेटर्स बढ़ जाता है, क्योंकि कोई डेटर्स था 25,000 रुपए का, मैंने उसको प्रीवियस ईयर में मैंने मान लिया कि वो पैसा नहीं मिलेगा, और वो कुछ दिन के बाद आया और वो बोल रहा है कि 5 दिन 10 दिन और रुक जाओ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि 25,000 रुपए तुमको देना था, मैं तुम्हें 15,000 दे दूंगा और इसको सेटलमेंट कर दो। तो वो जब आया और ये बोला, तो सिर्फ क्या बोल के गया, वो प्रॉमिस करके गया, वहां पे वो कैश नहीं दिया। तो जब प्रॉमिस उसने किया तो मैंने फिर से उसको मान लिया कि अब वो 25,000 में 15,000 मुझे मिल जाएगा, तो हमारा फिर से क्या हुआ, डेटर्स बढ़ गया। तो कितने से? 25,000 पहले था, अब हम उसको मानेंगे कि उसमें से 15,000 मुझे मिल जाएगा। तो 15,000 रुपए कैश में नहीं मिला, वो कुछ दिन के बाद मुझे मिलेगा, सिर्फ प्रॉमिस किया। तो जब प्रॉमिस किया तो वो डेटर्स बढ़ा, तो हम डेटर्स जब बढ़ता है तो डेटर्स क्या है, एक एसेट्स है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने अमाउंट से दिखाएंगे, 15,000 रुपए से। तो 6 एंट्री जो होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने एसेट्स बढ़ते हैं उन सबको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो कितने से बढ़ेगा, 25,000 रुपए लेना था, अब वो प्रॉमिस कितने से किया, 15,000, तो 15,000 रुपए से डेटर्स बढ़ेगा। अगर ये पैसा दे देता तो हम लोग यहां लिखते बैंक डेबिट, पैसा दिया नहीं इसलिए हम लोग डेटर्स लिखे, क्योंकि ये अब मुझे मिलेगा कुछ दिनों में। नेक्स्ट क्या है, 6 हो गया। 7, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम
included in creditor for 20,000 is settled at rupees 16,000। एक लाइबिलिटी थी जो क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड था 20,000 रुपए का, अब वो सेटल्ड कितने से कर रहा है? 16,000 से। ठीक है, कितना देना था क्रेडिटर्स को? 20,000 रुपए, अब वो सेटल कितने में कर रहा है? 16,000 में। तो जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा होता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिवैल्यूएशन। हमको क्रेडिटर्स को कितना देना था? एक लायबिलिटी थी जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड था, कितना? 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए का क्रेडिटर हम लोग सेटल कितने में कर रहे हैं? 16,000। अब उसको कितना देना पड़ रहा है? पहले 20,000 उसको देना था, अब हम सेटल 16,000 से, तो 4,000 रुपए कम दे रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और टू बैंक। टू बैंक में हम 16,000 दिखाएंगे और 4,000 रीवैल्यूएशन में दिखाएंगे। तो 7 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिवैल्यूएशन। टोटल 20,000, जितना पेमेंट कर रहा है वो 16,000 इसमें जाएगा और जो रिमेनिंग बचा वो 4,000 यहां जाएगा। तो ये एंट्री बनेगी जब कोई क्रेडिटर्स, एक लायबिलिटी थी जो उसके अंदर इंक्लूड था और वो सेटल कितने से कर रहा है? 16,000 से। तब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितना पेमेंट कर रहा है वो बैंक से और जितना बचा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। एक कंप्यूटर परचेज किया था 1 अक्टूबर 2022 को, कितने का? 40,000। अब उसको मैंने दिखा कहां पे दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस में। इसका मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में दिखा दिया। तो हमने गुडविल में बताया था अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में दिखा देते हैं तो इसको उस प्रॉफिट में ऐड करते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2024। जो मैंने कंप्यूटर परचेज किया था और मैंने दिखा कहां पे दिया था? रेवेन्यू अकाउंट में। अब उसको 31 मार्च 2024 को हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आ रहे हैं और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं? 10%। किस मेथड से? WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन में आ जाए तो अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले अगर कोई एसेट्स है, ठीक है, और एसेट्स को हमने क्या किया? रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। फिर कुछ दिन के बाद हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 मार्च 2024 को लेकर आते हैं। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो हम लोग कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि कब इसको मैंने परचेज किया था। तो परचेज डेट जो यहां लिखा हुआ है वो है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को इसने परचेज किया था 2022। अब ये जो 1 अक्टूबर को परचेज किया तो इसका डेट, मतलब जो बिजनेस स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022। और ये खत्म कब हुआ होगा? 31 मार्च 2023। ठीक है, इसी बीच में कंप्यूटर खरीदा था कब? 1 अक्टूबर 2022 को। मतलब अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2023 खत्म हुआ होगा। अब इस मंथ, इस ईयर में जो ये कंप्यूटर परचेज किया उसको रेवेन्यू में दिखा दिया। तो
इस मंथ में इसने सिर्फ 6 मंथ यूज किया, क्योंकि कंप्यूटर कहां पे परचेज किया, 1 अक्टूबर को परचेज किया। तो जब 1 अक्टूबर को परचेज किया तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 1 अक्टूबर से लगेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर जब बिजनेस में कोई एसेट आता है उसी टाइम से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होता है। तो मशीनरी कब आई थी, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को परचेज किया तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ये फर्म में रहा होगा। तो कितने मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 मंथ का यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 40,000 का जो परचेज किया था। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ठीक है, पहला साल हो गया। पहले साल में मैंने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। दूसरे साल में 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2024, इस ईयर में कितने का अब डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सबसे पहले हम यहां डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 40,000 का जो डेप्रिसिएशन यहां दिखेगा वो 10% है और 6 मंथ है, 6/12 10%। यहां जो डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे वो 6 मंथ का दिखाएंगे। तो 6 1 जा 6 2 जा 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 जा और 2 20, तो यहां जो बचा 2,000, ठीक है, कितना 10% पर एनम है, 10% लिख दिया। और 6 मंथ का तो 6/12, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 2 0 2 0 यहां कैंसिल, ठीक है, 2 1 जा 2 20। अब यहां कितना बचा 2,000, ठीक है। तो इस ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ 2,000। अब यहां पे किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जहां पे जो अमाउंट चार्ज होगा वो 40,000 में 2,000 रुपए पिछले साल का डेप्रिसिएशन हटाएंगे। अब इसकी जब हम 1 अप्रैल में दिखाएंगे वो 38,000 से हमारी कंप्यूटर दिखेगा। अब इस ईयर में क्योंकि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आए हैं वो 31 मार्च 2024 को लेकर आए हैं, तो हम फाइनली इस तरीके से दिखा रहे हैं कि फाइनली उस कंप्यूटर की वैल्यू कितनी बची डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। अब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं। एक कंप्यूटर था उसको मैंने दिखाया कहां, पीएल में। अब 31 मार्च 2024 मतलब 1.5 साल के बाद हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं, तो 1.5 साल बाद उसकी वैल्यू 40,000 नहीं बचेगी। 40,000 में उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो 6 मंथ का अलग डेप्रिसिएशन 2,000 हुआ, तो उसमें सिर्फ उसकी वैल्यू बची 38। फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहा कंप्यूटर, तो उस साल में 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 100%। तो यहां पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो 3800। अब यहां पे जो कंप्यूटर की वैल्यू बची वो 3800 लेस करेंगे तो 0 0 2 4 34,200। अब जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 31 मार्च 2024 को दिखाएंगे वो किस अमाउंट से दिखाएंगे 34,200। फाइनली हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे और जो अमाउंट बचा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद उस अमाउंट से हम बैलेंस शीट में कंप्यूटर को दिखा देंगे। क्योंकि हमने इसको पीएल में दिखाया था, अब इसको हम बैलेंस शीट में 31 मार्च 2024 को दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट में पहले से नहीं दिख रही थी कंप्यूटर, अब दिखेगी तो क्या होगा, एसेट्स फर्म का बढ़ रहा है, तो जब एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या लिखेंगे, एसेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस अमाउंट से 34,200 से, क्योंकि 40,000 पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहां चार्ज हुआ 2,000। अब उसकी वैल्यू बची 40,000 माइनस 2 38,000। इस ईयर जब लेकर आए
तो एक साल का डिप्रिसिएशन लगेगा 38 पे, जो अमाउंट बचा वो आया 3800। अब फाइनली जो अमाउंट कंप्यूटर की बची वो 34,200। तो हम 34,200 से जर्नल एंट्री पास करेंगे और क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस अमाउंट से दिखेगा, 34,200। फिर उसके बाद 9 पॉइंट। अब एक 9 पॉइंट लिखा हुआ है, फर्नीचर अपीयर इन द बुक्स एट ₹5,000। मतलब बैलेंस शीट में एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू थी 5,000 रुपए। मतलब बैलेंस शीट में एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए थी। अब फर्नीचर को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, जो फर्म का फर्नीचर था वो पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर कोई फर्म का एसेट पार्टनर्स टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स डेबिट टू एसेट्स लिखते हैं। तो यहां पे भी वही एंट्री पास करेंगे। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि उसकी बुक वैल्यू 5,000 थी और वो लिया कितने में, 3,000। तो जितने से वो लिया है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जितने से एसेट्स डिक्रीज हुआ उसको दिखाएंगे और जितने अमाउंट से पार्टनर्स ने टेक ओवर किया उसकी एंट्री करेंगे। तो अगर इस टाइप की अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि अगर कोई फर्नीचर 5,000 था उसकी बुक वैल्यू और पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, तो इसकी दो एंट्री होगी कि 5,000 बुक वैल्यू थी और ले रहा है वो 3,000 में। तो जितने से वो वैल्यू फर्नीचर का डिक्रीज हुआ है उसकी जनरल एंट्री पास होगी और जो पार्टनर्स टेक ओवर किया है उसकी एंट्री पास होगी। तो दो एंट्री पास करेंगे इसमें। तो सबसे पहले फर्नीचर कितने से डिक्रीज हो गई, 5,000 से 3,000 हो गई। तो 2,000 रुपए से क्या हो गया, फर्नीचर डिक्रीज हुआ। और फर्नीचर जब डिक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर लिखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो सबसे पहले एक एंट्री ये पास करेंगे, जितने से एसेट डिक्रीज हुआ है उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे और जितने अमाउंट से पार्टनर्स ने फर्म का एसेट टेक ओवर किया उसकी एंट्री पास करेंगे। तो टेक ओवर की एंट्री मैंने क्या बताया था, अगर कोई पार्टनर फर्म का एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। अब यहां कौन पार्टनर है, साहिल, तो साहिल को डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितने से लिया है, 3,000 रुपए से। 5,000 का फर्नीचर था वो 3,000 में ले रहा है, तो 3,000 की एंट्री यहां पास करेंगे। अब लास्ट है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹15,000 आउट ऑफ विच 10,000 आर पेड बाय पार्टनर एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय द फर्म। तो इसका भी मैंने बताया था, अगर कोई फर्म का एक्सपेंसेस है तो पार्टनर्स जब पे करेगा तब हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, अगर फर्म पे कर रहा है तब क्या एंट्री पास करेंगे। तीसरा मैंने ये बताया था, बॉर्न पार्टनर करता है और पे फर्म करता है तब उस केस में क्या एंट्री पास होगी। तो यहां पे ये वाली एंट्री होगी जो पार्टनर्स पे कर रहा है और जो फर्म पे कर रहा है। तो जो पार्टनर्स पे करेगा तो उस पार्टनर्स का नाम लिखेंगे और जो फर्म पे करेगा उस फर्म का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले जितना पार्टनर्स ने पे किया वो पार्टनर्स वाले में लिखेंगे और जितना फर्म में तो टू बैंक।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना था एक्सपेंसेस? टोटल 15,000 रुपए था। 15,000 में 10,000 रुपए पार्टनर्स पे कर रहा है कुणाल और बैलेंस फर्म पे कर रहा है। तो 15,000 में 10,000 कुणाल पे कर रहा है। तो रीवैल्यूएशन जो पार्टनर्स पे करेगा तो पार्टनर्स का नाम टू कुणाल लिखेंगे, कुणाल पार्टनर्स कैपिटल, और जितना फर्म पे कर रहा है वो टू बैंक मैंने बताया था। तो टू बैंक, तो 10,000 रुपए कुणाल पे कर रहा है तो 10,000 रुपए हम कुणाल में दिखाएंगे और 5,000 रुपए फर्म पे कर रहा है, बैलेंस वॉज पेड बाय द फर्म। तो 5,000 रुपए फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक वाले में दिखाएंगे और टोटल 15,000 रुपए। फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन जो बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आते हैं, तो ये सारे पॉइंट उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड रहता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। हो सकता है प्री बोर्ड में भी, सैंपल पेपर में भी, क्वेश्चन में, मतलब ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये सारे पॉइंट गिवन होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझना। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।